नमस्कार। जनवरी की शुरुआत में जब यूएसए के अंदर कैपिटल हिल पर कई सारे दंगाई चढ़ गए तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि बताते हैं उनके लीडर माने जाते थे, उनको अकाउंटेबल ठहराया गया। उसके बाद उनको इम्पीच तक कर दिया गया। इसी तरह का कुछ अटेम्प्ट दोस्तों हमारे रेड फोर्ट के ऊपर भी हुआ 26 जनवरी को। यहां पर जिन लीडर्स ने इन सारी भीड़ को, इन दंगाइयों को भड़काया, उन्हें अकाउंटेबल ठहराना तो दूर, बल्कि उनके सपोर्ट में लोग उतरते हुए दिख रहे हैं। ये तक काम कर रहे हैं कि उनके सपोर्ट में फेक न्यूज फैलाकर एक सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रही है। इन सब के बीच में रिपब्लिक डे के दिन हमारे रिपब्लिक के सबसे सेक्रेड सिंबल्स का अपमान होता रहा और हमारी सरकार उसे मूक दर्शक बन के देखती रही। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कुछ मेरे थॉट्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करना चाहता हूं। परसों मैंने एक वीडियो अपलोड करा होगा जहां पर मैंने बताया था कि कैसे ये जब कुछ नहीं हुआ था सारा कुछ 26 जनवरी वाला, तब मैंने कहा था कि कैसे ये सब कुछ होने का अंदेशा है। मैंने 6 सिग्नल आपको बताए थे कि कैसे ये शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट दिख रहा है और जैसे वहां पर शाहीन बाग में 2-3 महीने प्रोटेस्ट चलने के बाद जब कल्मिनेशन हुआ उस प्रोटेस्ट का, तो एक भीषण दंगा दिल्ली के अंदर हुआ था जहां पे वायलेंस हुई थी। मैंने कहा था कि आई होप कि सरकार हमारी या फिर पुलिस इन सब चीज़ों से सीख चुकी हो और इसे रोक ले, मगर अनफॉर्चुनेटली दोस्तों हमारी पुलिस, हमारी सरकार फिर से इसे नहीं रोक पाई। वायलेंस हुई, लोगों की जानें गईं, कई लोग घायल हुए और हमारी संपत्तियों का नुकसान हुआ और उसके साथ साथ हमारे देश के सिंबल्स का भी अपमान हुआ। ये सब कुछ कैसे हुआ और ये पूरा दिन कैसे अनफोल्ड हुआ, इसकी मैं आपको पूरी कहानी डिटेल में समझाता हूं, प्रॉपर टाइम स्टैम्प्स के साथ में। सुबह 6-6:30 बजे की बात थी। तब कहा गया कि जो भी प्रोटेस्टर हैं उनको अनुमति दी जाएगी कि दिल्ली के अंदर वो 3 जगह से, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर, यहां से एंटर कर सकते हैं। एंटर इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उनके पास परमिशन थी कि वो जब रिपब्लिक डे की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद अपनी एक ट्रैक्टर परेड ऑर्गेनाइज करवाएंगे, जिसके लिए रूट्स वगैरह पहले से तय थे। ये बात हुई 6:30 बजे के आसपास। मगर उसके बाद कुछ बड़ी अजीब अजीब सी चीजें आई। एक न्यूज आई कि यूके से इस पूरी बात को सपोर्ट मिलने की बात आ रही है। उसके बाद ये बात आई कि सिक्स फॉर जस्टिस, जो कि एक बैंड प्रो खालिस्तानी आउटफिट है, उसने कहा कि दिल्ली के अंदर जो पावर देने वाली, सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं, हम पावर काट देंगे दिल्ली की। तो पुलिस ने वहां पे सप्लाई, जो अपनी सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी। उसके बाद ये खबर आई कि पुलिस ने कहा है कि देखिए, आप लोग ट्रैक्टर की परेड ऑर्गेनाइज करवाएंगे तो कोई भी मॉडिफाइड व्हीकल, ट्रैक्टर के अलावा कोई व्हीकल या कोई जानवर, कोई हाथी, घोड़ा, ये सब लेकर आप नहीं आएंगे। ये लोग प्रोटेस्टर्स जेसीबी तक लेकर आ गए, घोड़े लेकर आ गए, जानवर लेकर आ गए, मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स लेकर आ गए। इस पूरे के पूरे परेड जिसे कहा जा रहा था उसको दंगे में धीरे धीरे कन्वर्ट होते हुए हम देखने लगे। 8:45 की बात है। इस समय पहली बार खबर आई थी, टिकरी बॉर्डर पर पता चला कि जो बैरिकेड लगे हैं उनको तोड़कर ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अंदर घुसने लगे हैं और यहीं से शुरुआत हुई थी, जिसे कहते हैं ना डोमिनो इफेक्ट जो होता है। तो पहला डोमिनो यहीं पर गिरा। उसके बाद अगले 1.5-2 घंटे के अंदर अंदर 10:30 बजे के आसपास खबर आई कि तीनों के तीनों बॉर्डर कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। हर जगह बैरिकेड तोड़े जा रहे हैं और हर जगह से जो ये प्रोटेस्टर्स हैं वो एक तरह से दंगे की शक्ल लेते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। 11 बजे के आसपास पता चला कि संजय गांधी नगर में पुलिस ने आंसू गैस छोड़े हैं और फिर थोड़ी देर बाद ही एक वीडियो आया जहां पर देखा कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एक वाटर कैनन के ऊपर बैठे हैं। फिर 11:30-12 बजे के आसपास ये खबर आई कि आईटीओ के अंदर जो बस है उसको ये लोग जोर जोर से हिला रहे हैं और उसको इन्होंने तोड़ने की कोशिश करी। उसी समय के आसपास मुकारबा चौक है जो, वहां पर भी बैरिकेड तोड़ने की खबरें आने लगी। जहां 12:30 बजे ये लोग बस तोड़ रहे थे, वहीं 12:52 पर बीकेयू, जो कि भारतीय किसान यूनियन है, इसके 2 अलग अलग धड़े हैं। कई सारे हैं वैसे तो फ्रैक्शंस, उसमें जो फ्रैक्शंस के लीडर हैं, जैसे एक के राकेश टिकैत लीडर हैं, दूसरे के लीडर हैं बलबीर सिंह राजेवाल, इन लोगों ने बयान दिए और इन्होंने बयान में कहा कि देखिए, जो हमारे साथ किसान है वो सारे लोग बिल्कुल रूल फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा है, इन्होंने जो इनको जगह दी गई है वहीं पर जाकर ये अपनी ऑर्गेनाइज करेंगे रैली। और इन्होंने कहा कि जो पुलिस प्रोटेस्टर्स के ऊपर हिंसा कर रही है हम उसका विरोध करते हैं। दूसरी तरफ ये बस की फुटेज आ रही थी और ये इनके बयान आ रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे खबर आती रही और 2 बजे के आसपास ये लोग रेड फोर्ट पर पहुंच गए। वहां पर भी बैरिकेड तोड़े गए और फिर रेड फोर्ट के ऊपर अलग अलग जो डोम्स हैं वहां पर इन्होंने रिलीजियस फ्लैग्स लगाने शुरू कर दिए। 3 बजे के आसपास खबर आई कि राहुल गांधी ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देखिए, हिंसा करना सही नहीं है, मगर इसके साथ साथ सरकार सारे काले कानून वापस ले ले।
4 बजे के आसपास ये खबर आई कि सरकार ने कहा है कई जगह टेलीकॉम सर्विसेज रोक दी गई हैं और बेटन चार्ज पुलिस ने शुरू कर दिया। 4 बजे से 6 बजे के बीच में कई सारे लोगों के बयान आए, जैसे कि आम आदमी पार्टी या फिर योगेंद्र यादव या फिर और भी फार्मर्स के जो यूनियन है उनकी तरफ से। इन सारे बयानों में एक चीज बड़ी कॉमन थी, सब ऐसा कह रहे थे कि हम बड़े शॉक्ड हैं, वी आर वेरी शॉक्ड कि ये कैसे हो गया, हमें बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है ये कैसे हो गया, बिल्कुल गलत है। एज इफ कि इन लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक ऐसी चीज जो कि मैंने अनुमान लगा ली थी अपनी वीडियो में कि जिसका अंदेशा है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये बड़े शॉक्ड हैं, इन्हें तो ऐसा लगता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद शरद पवार का बयान आया, उन्होंने तो ये तक कहा कि सरकार जो है वो ये दंगा रोकने में फेल हो गई। हालांकि उन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं करा कि दंगा ये ऑर्गेनाइज किसने करवाया था और सपोर्ट किसने करा था इस दंगे का। खैर, इसके बाद 8-10 बजे तक कई सारे बयान आए। पुलिस ने कहा कि हम सब पर लीगल एक्शन लेंगे। पुलिस ने यह भी बताया कि हमारे 80 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, तकरीबन 8 बसेस तोड़ी गई हैं और 17 प्राइवेट व्हीकल तोड़े गए हैं। जब आप ये सुनते हैं कि प्रोटेस्टर के साथ क्लैश में पुलिस वाले घायल हुए तो बड़ी नॉर्मल सी चीज लगती है, लेकिन जब आप इस तरह के विजुअल देखते हैं जहां आपको पता चलता है कि पुलिस किस कंडीशन में इन लोगों से लड़ रही थी और इन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी और क्या हश्र हुआ है, तब आपको समझ में आता है कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा ख़राब रही होगी। खैर, 9-10 बजे के आसपास ये पता चला कि रेड फोर्ट खाली करवा लिया गया और जो दंगाई थे वो भी वापस चले गए और जो फार्म यूनियंस थी उन्होंने भी कहा कि हमने अपने लोगों को वापस बुला लिया है। इसके साथ ये दिन तो खत्म हुआ, मगर इस दिन को जब हम वापस जाके रिवाइज करते हैं तो कुछ क्लियर इंडिकेशन आपको दिखाई देते हैं। मसलन कि पहला इंडिकेशन यहाँ पर प्रो खालिस्तानी लोगों का प्रेजेंस होना। अब देखिए, रेड फोर्ट हमारे रिपब्लिक का इतना बड़ा सिंबल है, ऐसी जगह पर इन लोगों का चढ़ जाना, उसे डिसेक्रेट करना, ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो इंडिया को एज अ कंट्री अपना कंट्री नहीं मानते हैं प्रॉब्ली। उसके बाद इंडिया के फ्लैग का अपमान। देखिए, लोग बताते हैं कि वहां पर भारत के झंडे के साथ बिल्कुल अपमान नहीं हुआ है, मगर आप ये फुटेज देखिए, यहाँ पर जो इंसान ऊपर पोल पर चढ़ा हुआ है, ये वो पोल है जहां पर 15 अगस्त के दिन यहाँ से झंडा फहराया जाता है। एक तो झंडा जो बिल्कुल टॉप पर रहता है इंडिया का वो लगा हुआ था, मगर इस पोल पर भी ये झंडा फहराया जाता है और वहां पर ये रिलीजियस झंडा लगा रहा है। उसके बाद इस इंसान को जब कोई इंडिया का फ्लैग देता है, भारत का फ्लैग देता है, तो ये उसे लेकर फेंक देता है। ये चीजें दिखाती हैं कि भारतीय फ्लैग और भारतीय डेमोक्रेसी के अलग अलग सीक्रेट सिंबल्स के लेकर ये लोग जो वहां पर दंगा भड़का रहे थे, इनके मन में किस तरह की भावनाएं हैं। उसके बाद दीप सिंधु का प्रेजेंस। दीप सिंधु आपको याद होगा दोस्तों, एक ऐसा इंसान जिसकी स्पीच बड़ी वायरल हुई थी, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी रिपोस्ट करके कहा था ये तो रेवोल्यूशन है। इसका जब इंटरव्यू बरखा दत्त ने लिया तो पता चला था कि ये भिंडरा वाले को सपोर्ट करता है। उसके बाद पता चला कि इसकी फोटोज निकल कर आई कि सनी देओल के साथ भी कैंपेनिंग इसने करी इलेक्शन के समय। सनी देओल जो कि इस समय बीजेपी लीडर है। सनी देओल ने आखिरकार ये कहा था कि इलेक्शन के समय इसने मेरे साथ कैंपेनिंग करी थी, मगर वो अभी अपनी मर्जी से अपने काम कर रहा है। दीप सिंधु भी इस जगह पर मौजूद था। ये आप मान सकते हैं कि दीप सिंधु भी प्रो खालिस्तानी लोगों का समर्थन करते हुए दिखाई देता है, तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे एलिमेंट जरूर मौजूद रहे होंगे। इसके बाद एक कोइंसिडेंटली आपको एक चीज बताता हूँ। सुबह सुबह के दिन जब यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी, तब इंडियन एम्बेसी जो रोम में बनी हुई है वहां पर उसे वैंडलाइज करके वहां पर प्रो खालिस्तानी सिंबल्स वहां पर लगा दिए गए और इस तरह के नारे वहां पर लिख दिए गए। और इन सब चीजों को जो पाकिस्तान के लोग हैं जो बड़ा खालिस्तानियों से प्यार करते हैं, उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। ट्विटर पर वो भी बड़ा जश्न सा मनाने लगे। और एक चीज बड़ी ध्यान में आई जो कि कई लोग शायद मिस कर गए होंगे कि ये पूरा इशू तो फार्मर्स का था ना, फिर ये रिलीजियस सिंबल, रिलीजियस फ्लैग इसमें कहां से आ गए? क्योंकि रिलीजियस फ्लैग्स का आना या फिर भारत के जो डेमोक्रेटिक सिंबल्स हैं उनका अपमान करना, भारत के फ्लैग को फेंकना, ये सब चीजें कहीं ना कहीं दिखाती है कि फीचर है उन लोगों का जो कि प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो इन सब चीजों को एक साथ जब आप उठाकर देखते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रो खालिस्तानी एलिमेंट अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे। अच्छा, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कुछ लोगों ने तो फेक न्यूज यूज करके इनके लिए सिंपैथी बटोरनी शुरू कर दी थी। अब मैं बताता हूं 2 ऐसी फेक न्यूज। पहली फेक न्यूज ये थी कि देखिए, भारत के झंडे के साथ बिल्कुल कुछ बुरा सलूक नहीं किया गया है रेड फोर्ट में, और सिर्फ वहां पर कुछ रिलीजियस फ्लैग्स फहराए गए हैं। पहली चीज, ये लोग जो टॉप पर झंडा लगा हुआ था रेड फोर्ट के भारत का, उसके बारे में बात करते हैं, मगर ये इसकी बात नहीं करते कि जिस पोल पर ये इंसान चढ़ा है उस पर भी तो भारत का ही झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को। दूसरी चीज, रेड फोर्ट कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो वहां पर रिलीजियस फ्लैग्स को फहराया जाना ही अपने आप में हमारे भारत के गणतंत्र के लिए एक अपमानजनक बात है। तीसरी चीज, ये जो इंसान ने जिसने रिलीजियस फ्लैग वहां फहराया, इसको जब भारत का झंडा दिया गया तब इसने फेंक दिया। क्या ये भारत के झंडे का अपमान नहीं है? तो ये सारी जो फेक न्यूज गढ़ी जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसके चक्कर में आप मत पड़िए। दूसरी फेक न्यूज ये थी कि एक प्रोटेस्टर, एक राइटर, एक दंगाई को गोली मार दी किसी ने और इसलिए उसकी मौत हो गई।
ये कुछ मैगजीन वेब पोर्टल्स ने भी फैलाया, कुछ हमारे जर्नलिस्ट ने फैलाया ये खबर, कुछ तो लीडर्स ने आकर कहा कि सब देखा जाएगा, सबका बदला लिया जाएगा, मगर आखिर में पता क्या चला? वीडियो निकल कर आ गया। पता चला ये दंगाई अपना ट्रैक्टर लेकर बैरिकेड में घुसा जा रहा था और वहां पर इसका ट्रैक्टर पलट गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। अगर सोचिए ये क्लिप ना होती या सोशल मीडिया ना होता तो आज हम लोग फिर से एक फेक न्यूज़ का शिकार हो चुके होते। और ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इनके अंदर क्या इंटेंशन है? ये क्यों दंगाइयों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जो कि पूछा जाना चाहिए। अगली ऑब्जर्वेशन है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। जो मैंने बिल्कुल सबसे पहली बात कही है इस वीडियो में कि जब यूएस में ऐसी कुछ इंसर्जेंसी जैसी चीज हुई थी तो ट्रंप को अकाउंटेबल ठहराया गया, उसको इम्पीच किया गया। यहां पर जो लोग इन सारे दंगाइयों को एक कवर देते हुए दिल्ली में लेकर आए, इन सारे दंगाइयों के लिए इन लोगों ने जो पूरा का पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, इतना पैसा लगाया, फंडिंग करी, परमिशंस ली और उसके बाद इन दंगाइयों को कवर दिया ताकि वो दिल्ली में आके ये सब चीजें कर सके, ये सारे लीडर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन तय करेगा? कौन उन लोगों को पकड़ेगा? कौन उनसे सही सवाल पूछेगा? क्योंकि अभी तक जितना मैंने देखा है, अकाउंटेबिलिटी तो छोड़िए, लोग उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम करा। अब ये तो हम बड़े शॉक्ड हैं कि ऐसा क्यों हो गया। तो ये अकाउंटेबिलिटी तय करनी बेहद जरूरी है और ये काम है हमारी सरकार का। और अब बात करें सरकार की। देखिए, फार्म लॉस के बारे में जितनी भी आप बात कहें, चाहे आप कुछ भी कहें, सरकार कम्युनिकेशन करने में पूरी तरह से फेल रही है। और ये मैं कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं कह रहा हूं जो दंगा भड़का रहे हैं, मैं उनके साथ कह रहा हूं जिन्हें फार्म लॉ के बारे में कुछ नहीं पता है। आप देखिए ना आसपास आपके लोग, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो फार्म लॉ के बारे में मिस इन्फॉर्म्ड है और उसके लिए वो फार्म लॉ को अपोज करते हैं, बल्कि जब आप उनसे पूछने जाएंगे तो शायद उन्हें फार्म लॉ का कुछ भी ना पता हो। तो इन लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंची मगर सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। ये सरकार का एक फेलियर मैं मानता हूं, जो कि एक ग्रैंड स्केल पर बहुत बड़ा फेलियर रहा है। इसके अलावा जो बातचीत चली 11 राउंड की, उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और कल के दिन भी दंगा इस हद तक बढ़ गया जिसे कंट्रोल शायद सरकार को करना चाहिए था। एक हद तक मैं समझ सकता हूं कि सरकार की तरफ से अगर जो लोग आर्गुमेंट देते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार ये दिखाना चाहती थी कि देखिए दंगाई इस हद तक जा रहे हैं, जिन्हें आप सपोर्ट करते बैठे हैं, जिन्हें आप अन्नदाता या फार्मर कह रहे हैं, वो देखिए आपके शहर में घुस के क्या क्या कर रहे हैं। प्रॉब्ली वो सरकार का पॉइंट प्रूव भी हो गया। मगर वहीं दूसरी तरफ इस तरह के भी आर्गुमेंट हैं, जैसे कि विजीत अय्यर मित्रा कहते हैं कि देखिए मैं जो टैक्स देता हूँ सरकार को उनके मीडिया मैनेजमेंट या फिर उनकी इलेक्शन के लिए नहीं देता हूं, मैं उनको अपनी सेफ्टी के लिए देता हूं। और मेरे शहर में अगर इस तरह के दंगे भड़केंगे तो मुझे लगता है कि मेरा सरकार को टैक्स देना बिल्कुल बेकार हो गया और यहां पर मेरे लिए सरकार एक फेलियर है। तो ऐसे में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए था कल दंगा रोकने के लिए, और आगे सरकार को क्या करना चाहिए, इस आंदोलन को किस तरह से डील करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, यही था दोस्तों मेरा पूरा वीडियो इस पूरे के पूरे टॉपिक के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको कई सारी नई इन्फॉर्मेशन और कुछ नए पर्सपेक्टिव इस बारे में मिले होंगे। बाकी आई एम वेरी क्यूरियस कि आपके क्या पर्सपेक्टिव है इस पूरे के पूरे टॉपिक पर। जो जितनी बातें मैंने कही उनके बारे में वो सब कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो पेट्रेन और इंस्टा मोजो पर जाकर मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा एक और किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।